फायदा लिया वहाँ की मिलिट्री ने। दोस्तों मुजीबुर और उनकी फैमिली की हत्या कर दी गई, जिसमें उनकी सिर्फ 2 बेटियों जो हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग मज़े में होंगे। तो आज हम बड़ी मज़े की वीडियो लेकर आए हैं। बांग्लादेश की वीडियो है और वीडियो का टाइटल क्या है जमशेद? बिल्कुल, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं जिस वीडियो पे, उसका कंप्लीट टाइटल है जी, हाउ बांग्लादेश इज़ सीक्रेटली बिकमिंग रिचेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया। कामो नाचू भालो आचू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जमशेद मुश्ताक का व्लॉगिंग चैनल है, स्क्रीन पे शो हो रहा है, जाएं उसको भी सब्सक्राइब करें और मज़े के व्लॉग देखें। तो चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सो गाइस स्टे विद अस। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि कैसे सीक्रेटली बांग्लादेश इतना दुनिया के नक्शे पे उभर के आ रहे हैं। StudyIQ IAS अब तैयारी हुई। इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा कि एक कंट्री जिसकी पॉवर्टी रेट आज से 50 साल पहले 80% थी, वो आज वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बन गई? और एक कंट्री जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 1970s में 45 इयर्स थी, वो आज 75 इयर्स तक कैसे पहुंच गई? हम बात कर रहे हैं लोग खुश हैं इसलिए बड़ी है लाइफ। दोस्तों बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ, ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों को मालूम है। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, देखा जाए तो उस टाइम पर एक बहुत ही पावरिस्ट कंट्री था। देश के हर सोशल प्रॉब्लम, बहुत गरीब था तब, अनएम्प्लॉयमेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी जैसी चीजों से ग्रसित था, और इसे ठीक करने की जिम्मेदारी थी उस समय की तत्कालीन गवर्नमेंट की, जिसे न सिर्फ बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ठीक किया बल्कि सीक्रेटली साउथ एशिया की रिचेस्ट कंट्री बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और आज के वीडियो में हम 50 साल के भीतर हुए बांग्लादेश के ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी रिमार्केबल जर्नी एंड डेवलपिंग नेशन बनने की कहानी को समझने वाले हैं। दोस्तों अगर एक अंडर डेवलप्ड कंट्री ग्रो करना चाहती है तो उसे कुछ इन फैक्टर्स पर काम करना होता है, जैसे कि अपने इंपॉर्टेंट एसेट्स को पहचानो, उस एसेट का इस्तेमाल करके इकोनॉमी में वैल्यू ऐड करो, एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस बनो, कैश फ्लो जनरेट करो, और सबसे इंपॉर्टेंट इस कैश फ्लो से कुछ और एसेट बनाओ। ये सिलसिला एक सर्कुलर वर्चुअस इकोनॉमी में चलता रहेगा जो आपके इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के केस में कुछ अलग था। देखिए, जब आपके पास ऐसा एसेट हो जो दुनिया के पास कम हो, ऐसे में चांसेस है कि आप इस साइकिल को कंप्लीट कर पाओगे, जैसा कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने किया है। उन्होंने ऑयल को एसेट की तरह पहचान कर दुनिया को सेल किया है, और उससे जो पैसे आए उससे मैरीटाइम ट्रेड में यूज किया है, और फिर जो मैरीटाइम ट्रेड से पैसे आए उससे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया और वो सक्सेसफुल रहे। बांग्लादेश के पास एसेट के रूप में उनका चीप लेबर था, क्योंकि आजादी के बाद से वहाँ के यूथ को कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली ही नहीं। देखा जाए तो कंट्री जो भी डेवलप हुई है, उन्होंने सिर्फ एक इंडस्ट्री या फिर सेक्टर पर रिलाई नहीं किया है, बट वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करती हैं, और ये इसलिए किया जाता है ताकि अगर एक सेक्टर में शॉक आए तो इकोनॉमिक क्रैश ना हो। और इसके एग्जांपल के तौर पर हम श्रीलंका को ले सकते हैं, जहाँ की इकोनॉमिक टूरिज्म सेक्टर पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट थी। दोस्तों 80s और 90s के दौरान चाइना कंपनीज का मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ पर चीप लेबर्स बहुत ही आसानी से मिल जाते थे, और चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर चुका था। लेकिन उसी टाइम बांग्लादेश भी अपने आप को सारी प्रॉब्लम से निपटाने के लिए तैयार कर रहा था, और उसने ऐसी 2 पॉलिसीज लाई जिसने कंट्री को अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग कैटेगरी में खड़ा कर दिया। लेकिन बांग्लादेश सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन साउथ एशिया with a real GDP of 1.001 ट्रिलियन US डॉलर्स। दोस्तों आइए अब जानते हैं इस कंट्री की इम्प्रेसिव जर्नी को। बांग्लादेश की सफलता पूरे तरीके से 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। 4 फैक्टर्स हैं। एक इंडस्ट्री को मिली अपार सफलता, जो कि बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग, रेडीमेड गारमेंट यानी कि RMG इंडस्ट्री भी कहते हैं। दूसरा है रेमिटेंसेस ऑफ माइग्रेंट्स, तीसरा है स्प्रेड ऑफ माइक्रो फाइनेंस, और चौथा यानी कि लास्ट बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिमार्केबल रोल ऑफ NGO। दोस्तों सभी फैक्टर्स में से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन RMG इंडस्ट्री का है, लेकिन ये सब कुछ इतने आसानी से संभव नहीं हुआ है। देखिए, बिजनेस को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कैपिटल, लेकिन वहाँ का बैंकिंग सिस्टम बिजनेसमैन को लोन देने में बहुत ही रिजिड था, जिसकी वजह से बिजनेसमैन को फंड क्रंच था। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हाई इम्पोर्ट ड्यूटी थी, जो कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने लगा रखी थी। सबसे बड़ा इशू था इंफ्रास्ट्रक्चर का। दोस्तों सभी प्रॉब्लम्स की वजह से बांग्लादेश में कोई भी बिजनेस नहीं कर रहा था, बट इवेंचुअली प्रॉब्लम कैसे टैकल हुई, ये वीडियो उसी की कहानी है। और इस कहानी को अच्छे ढंग से समझने के लिए हम एक नजर वहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी डालनी होगी। तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों बांग्लादेश की आजादी में आवामी लीग की एक सक्रिय भूमिका रही, जिसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। आजादी के बाद बांग्लादेश को रिबिल्ड करके एक नई व्यवस्था को बनाने का काम अब उनकी पार्टी और उनके हाथों में थी। बांग्लादेश जो भी जस्ट वॉर के बाद रिबॉर्न हुआ था, बहुत ही छोटे छोटे फैक्शंस और पॉकेट्स में डिवाइडेड था।
हर एक पॉकेट अपना पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश करने में लगी हुई थी और इस वजह से उस समय की आवामी लीग गवर्नमेंट ने काबिलियत और मेरिट को दरकिनार रखते हुए गवर्नमेंट सर्विसेज में अपने वफादार को भरना शुरू कर दिया, जो बाद में बहुत ही घातक साबित हुआ। दोस्तों, आजादी के टाइम पर जो जमीन थी वो कुछ रसूखदार लोगों की थी, जो पिछले 24 साल से चले आ रहे शासन का नमूना था। मुजीबर गवर्नमेंट ने सबसे पहले 700 फर्म्स को नेशनलाइज कर दिया और अपने पार्टी सपोर्टर्स और लॉयलिस्ट को इसके हवाले कर दिया, जिन्हें ना तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक जानकारी थी और न ही बिजनेस चलाने का नॉलेज। और इसका परिणाम ये हुआ कि आने वाले कुछ सालों में 92% इंडस्ट्रीज नेशनलाइज थी और प्राइवेट बिजनेसमैन टैक्स और ड्यूटी से ओवरबर्डन। दूसरी एक बहुत ही बड़ी गलती साबित हुई और बांग्लादेश की इकोनॉमी पूरी तरीके से टूट गई। इसके बाद 1974 में आई बाढ़ ने भी रही सही कसर को पूरा कर दिया। फ्लड भी आया है 1974। उस टाइम पर इन्फ्लेशन 400% थी और मास अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हालात और भी खराब थे। लोगों में एक एंटी मुजीबुर रेजिम के लिए सपोर्ट था, जिसका फायदा लिया वहाँ की मिलिट्री ने। दोस्तों, मुजीबुर और उनकी फैमिली की हत्या कर दी गई, जिसमें उनकी सिर्फ 2 बेटियों जो कि लंदन में पढ़ाई कर रही थी, उनको छोड़कर बाकी सभी को मार दिया गया। बहुत सारे कूज और काउंटर कूज के बाद मिलिट्री जनरल जियाउर रहमान ने 1977 में अपना पद संभाला। उनका सबसे पहला काम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बांग्लादेश की ओर अट्रैक्ट करना था। बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज बांग्लादेश को फॉरेन एड देने के लिए तैयार थी, बस उनकी एक शर्त थी और वो शर्त ये थी कि बांग्लादेश को अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना होगा, जिसे जियाउर रहमान ने मान लिया। दोस्तों, देखा जाए तो बांग्लादेश को मैसिव एड मिले और बांग्लादेश की इकोनॉमी ने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया और सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिला। लेकिन 1980 तक आते आते जियाउर रहमान ने फर्दर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट करने से मना कर दिया और दोस्तों धीरे धीरे फिर से सिचुएशन खराब होना शुरू हो गई। इसका कि बांग्लादेश ने अगले कुछ सालों में 21 कूच देखे और लास्ट कूच सक्सेसफुल भी रहा। दोस्तों, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हुसैन मोहम्मद इरशाद ने 1983 में नई सरकार बनाई। इरशाद ने हालांकि अथॉरिटेरियन और स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप रोल निभाया, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को वापस से शुरू किया और इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट 450 एकड़ में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का एस्टेब्लिशमेंट है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एक बड़ी ही अलग अचीवमेंट है, जो कि अमूमन एक डिक्टेटर स्टेट में नहीं होता है, और वो है बहुत सारे एनजीओ का सेटअप होना, जिसने बांग्लादेश की कंडीशन को इम्प्रूव करने में एक अलग ही योगदान दिया है। दोस्तों, इन सारे एनजीओ में सबसे प्रोमिनेंट वन ग्रामीण बैंक है, जिसे मोहम्मद यूनुस ने एस्टेब्लिश किया, और इस एनजीओ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है माइक्रो फाइनेंसिंग ग्रुप्स को लोन प्रोवाइड करना, जिसने बांग्लादेश में इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट किया, जिसमें हम कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरी एनजीओ ब्रैक यानी कि बीआरएसी, जिसे फजल हसन अबेद ने एस्टेब्लिश किया था, वो घर, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनाने में काम कर रही थी। देखा जाए तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों को गरीबी से निकालने में दिखा। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ओआरएस का हर घर में पहुंचना, जिसने डायरिया जैसी बीमारी से हो रही लाखों डेथ्स को काफी कम कर दिया। दोस्तों, लौटते हैं वापस उन 2 मेजर पॉलिसीज की ओर, जिसकी चर्चा हमने इस वीडियो की शुरुआत में की थी। देखिए, अब तक हमने बांग्लादेश का हाल, इसकी पॉलिटिकल जर्नी और कैसे एनजीओ ने वहाँ की सिचुएशन को इम्प्रूव किया। अब हम ध्यान देंगे बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट सेक्टर की, जिसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी बूम हुई और किन किन पॉलिसीज में इसमें हेल्प किया। दोस्तों, बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट 2 लेटर ऑफ क्रेडिट से मिलकर बनता है। अगर इसको हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि कंपनी ए एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो हैवी मशीनरी बेचती है। वही कंपनी सी बांग्लादेश में लोकेटेड है जो और परचेज करना चाहती है, खरीदनी है, और इनके बीच में है कंपनी बी जो कि इंडिया बेस्ड एक ट्रेडिंग फर्म है। दोस्तों, कंपनी बी ब्रोकर की तरह काम करती है और इन दोनों कंपनीज के बीच एक डील को फाइनलाइज कराना चाहती है। अब यहाँ पर कंपनी ये मशीनरी तो बेचना चाहती है, लेकिन कंपनी सी द्वारा पेमेंट पर डिफॉल्ट के रिस्क को वो नहीं लेना चाहती। ऐसी सिचुएशन में बैक टू बैक एलसी जारी कर ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। दोस्तों, इसमें करना ये होगा कि कंपनी सी बांग्लादेश के किसी वेल नोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाकर ब्रोकर बी के नाम पर लाइन ऑफ क्रेडिट इशू करवा लेगी। इसके बाद ब्रोकर बी इस एलसी को लेकर इंडिया के वेल नोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाएगा और कंपनी ए को एक एलसी इशू करवा देगा। दोस्तों, अब कंपनी ये हैवी मशीनरी शिप कर सकती है क्योंकि उसको पता है कि ट्रांजैक्शन खत्म होने पर उसको एक रिलायबल इंडियन बैंक पे करने वाली है। ऐसे में कंपनी बी यानी कि ब्रोकर को भी अपनी पेमेंट का एश्योरेंस मिल जाएगा और पूरे ट्रांजैक्शन में से क्रेडिट रिस्क रिमूव हो जाएगा। दोस्तों, सिस्टम ने बांग्लादेशी बिजनेसमैन के लिए बिजनेस करना बहुत ही आसान कर दिया है और इसकी मदद से वो आसानी से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने लगे और देखते ही देखते इसका लार्ज स्केल एक्सपेंशन होता गया। वाह, कितनी ज्यादा औरतें काम कर रही हैं। ड्यूटी की, जिसकी वजह से ट्रेड उतना प्रॉफिटेबल नहीं था जितना कि होना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट के लिए ड्यूटी फ्री करना एक मेजर चंक ऑफ इनकम को छोड़ना था, जिसके लिए कोई
सिक्योरिटीज खत्म करना। इसका सॉल्यूशन था एक और पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक फैसिलिटीज थ्रू बॉन्डेड वेयर हाउसेज। दोस्तों इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको अगर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट चाहिए तो आपको अपना माल उस गोडाउन में रखना होगा, जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए किया जाएगा। अच्छा। देखिए इसके दो फायदे थे, पहला रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी और दूसरा फायदा था ग्रोथ इन कंट्रीज एक्सपोर्ट। बांग्लादेश की आरएमजी इंडस्ट्री को एक बड़ा बूस्ट तब मिला जब चाइना में कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ चुकी थी और इस मौके के लिए बांग्लादेश पूरी तरीके से तैयार था। बांग्लादेश के पास लेबर्स के साथ ही साथ तब इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी थी, जिसने बांग्लादेश की ग्रोथ को बढ़ाया है। देखा जाए तो आरएमजी इंडस्ट्री आज 84% एक्सपोर्ट करती है और 4 मिलियन वर्कर्स को नौकरी दी है। बांग्लादेश की आरएमजी इंडस्ट्री ने 4.7 से 6.7% अपना ग्लोबल शेयर एक्सपोर्ट में बढ़ाया है। 2011 में $14.6 बिलियन की वर्थ से 2019 में 33.1 बिलियन की ग्रोथ आरएमजी इंडस्ट्री की रही और इस इंडस्ट्री ने अपने इन 8 साल में 7% की सीजीआर दिखाई है। तो इन सब के बावजूद बांग्लादेश के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की है, जिसके बिना सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हो सकता है। आरएमजी इंडस्ट्री 10% ऑफ इकोनॉमी और 84% ऑफ इट्स ट्रेड कर रहा है। 2026 तक आते आते प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के हटाते ही ये चांसेस इथियोपिया जैसी कंट्रीज को मिल सकता है। दूसरी समस्या एनवायरमेंटल कंसर्न की भी है। बांग्लादेश ने अपनी इकोनॉमिक जर्नी में अपने एनवायरमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और उसमें ग्लोबल वार्मिंग का खतरा सबसे अधिक है। 2013 में राना प्लाजा फैक्ट्री फायर और ताजरीन फैक्ट्री फायर वहाँ के डेंजरस कंडीशन के सबूत है। देखा जाए तो लोगों की हालत में अभी वैसा सुधार नहीं आया है जैसा कि एक्सपेक्टेड था और बांग्लादेश अपने पॉपुलेशन और रेफ्यूजी क्राइसिस से भी ग्रसित है। दूसरे सबके अलावा अर्बन माइग्रेशन भी बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एस्टिमेटेड है कि 2050 तक 45 मिलियन पीपल ऑलरेडी क्राउडेड सिटी में जाकर बसेंगे। दोस्तों बांग्लादेश के इस शानदार सफर में हमने बहुत कुछ सीखा और जाना है। इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ही जरूरी है सस्टेनेबल ग्रोथ, ताकि आने वाले सालों में जर्नी और भी रिमार्केबल हो सके। सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। StudyIQ IAS अब तैयारी हुई। ये थी जी अपना कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमें पता चल गया है कि हाउ बांग्लादेश इज सीक्रेटली बिकमिंग रिचेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया, इन साउथ कंट्रीज सॉरी। तो यही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। बिल्कुल, जो की फैक्टर है बांग्लादेश की इकोनॉमी को ग्रो करने में वो रेडीमेड गारमेंट्स हैं। मैंने भी बांग्लादेश की एक शर्ट परचेज की हुई है। अच्छा जी, ड्रेस कैसी? बड़ी कमाल की वैसी शर्ट थी। नो डाउट के बड़ी अच्छी क्वालिटी की है, उसमें कॉटन मटेरियल बड़ी ज़बरदस्त स्टिच की गई थी। और इसमें तो आगे है ना, इसमें शॉकिंग फैक्ट ये लगा कि शेख मुजीबुर रहमान, मुझे आज पता चला कि उनकी फैमिली का मर्डर कर दिया गया था। 2 उनकी बेटियां जो लंदन में स्टडी कर रही थी, उनको छोड़ के पूरी फैमिली को मार दिया गया। ये तो पॉलिटिक्स में चलता रहता है। मतलब कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट होती है या आर्मी होती है, वो आगे आने के लिए इस तरह के, मतलब कि ये पता नहीं है कि इसके पीछे रीज़न क्या है। नॉर्मली रीज़न जो बताई जाती है वो होती नहीं है, जो कि इन्होंने यहाँ पे आई थिंक बताई है। पब्लिक हमें तो नहीं आइडिया कि वो किस वजह से मारा गया, क्योंकि उन्होंने अपने जानने वालों को जो है इंडस्ट्री में बिठाया और फिर वो इंडस्ट्री जो है में भी इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है। बाकी जो उन्होंने मेजर रीज़न बताई है इतना ग्रो करने की, उसमें एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाए गए हैं, जिसमें ये होता है कि अपना कुछ वो एरियाज़ मुख्तस कर दिए जाते हैं कि यहाँ पे आपने जो प्रोडक्ट लानी है इस वेयर हाउस में आपने वही चीज़ इंपोर्ट अगर करते हैं तो रखनी है, जिसको आप बाद में मतलब कि उसकी शेप चेंज करके या उसको एंड प्रोडक्ट बना के आप उसी को एक्सपोर्ट करें। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने रिडक्शन इंपोर्ट किया है और एक्सपोर्ट को ग्रो करने के लिए ज़्यादा काम किया है। और किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार इसी पे होता है कि इंपोर्ट पे कमी की जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। आने वाले देखा जाए तो इसी तरह अगर प्रोग्रेस चलती रही बांग्लादेश की इंडस्ट्री की, तो आने वाले सालों में तो भाई साहब ये टाइगर जो है बन जाएगा एशिया का मेरे ख्याल में अभी भी है टाइगर है। हाँ, और इसमें स्टार्ट में ये बताया गया था जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में, तो बांग्लादेश का जो इन्फ्लेशन रेट था 400% था। तब उनके पास प्रॉपर कोई अपना मशीनरी नहीं थी, सेटअप नहीं था, के बाद हुआ था। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। फिर वो बता रहे थे राना बिल्डिंग जो कोलैप्स कर गई, 1100 वर्कर्स उसमें मारे गए। तो ये सारी रीज़न्स हैं जो ड्रॉबैक्स हैं अभी भी बांग्लादेश में, जैसे
अपना लेबर लॉज नहीं है, वहाँ पे लेबर की एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो ये चीज़ें अभी भी हैं बांग्लादेश में, लेकिन स्टिल बांग्लादेश इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है गारमेंट्स में और उसकी पूरी इकॉनमी इतनी तेज़ी से आगे जा रही है। तो ये बांग्लादेश और बांग्लादेशी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। आज की वीडियो से हमें बहुत जो है नॉलेज मिला है। स्टडी IQ चैनल बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, उनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें। और आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों ने भी इंजॉय की होगी, आपके नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा, बल्कि बांग्लादेश के लोगों के नॉलेज में मज़ीद इजाफा हुआ होगा कि अब जो बांग्लादेश इस स्टेज पे खड़ा है ये कैसे यहाँ तक पहुँचा है। और बांग्लादेश से जितने अच्छे लोग हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मज़ीद इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें और हम भी इसी तरह बांग्लादेश को मज़ीद एक्सप्लोर करते रहें। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। साथ में आज की आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।